कहते हैं इंसान बच्चे की चाह में क्या से क्या नहीं कर देता। अगर उस व्यक्ति की कोई संतान अगर नहीं हो रही होती है तो फिर उसकी चाहत में चाहे उसको किसी भी हद से गुजरना पड़े, वो औरत, वो माँ गुजरने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसको बस इच्छा यही होती है कि उसके गोद में कोई एक संतान हो, उसकी गोद सूनी ना हो। अब इसी को लेकर के चाहे उनको कुछ भी करना पड़ता है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। चाहे उनको किसी तांत्रिक के पास जाना पड़े, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, या फिर कोई भी उपचार बताए, जो भी बताएगा वहाँ पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बस उनको इच्छा उनकी यही होती है कि उनका कोई औलाद हो जाए, उनको ऊपर से जो ये बांझ नाम का शब्द होता है वो शब्द हट जाए। लेकिन ऐसे ही औरतों का फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे लोग, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर तांत्रिक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर गलत होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो इस चीज का गलत तरीके से दुरुपयोग कर देते हैं और फायदा उठा लेते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश का जो जिला है बनारस यानी कि काशी, वहीं की है। दरअसल काशी जो है वो देवों की नगरी है और वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे हैं वो चुनाव लड़े हैं, इसलिए ये बहुत और भी ज़्यादा फेमस था। वैसे तो ये पहले से भी फेमस है, क्योंकि ये जो ऐसा स्थल है जो किसी के नाम से, किसी के आने से जाने से किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि ये अपने आप में ही एक विशाल है। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग अपना नाम और अपना जो एड्रेस है वो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं पढ़ सकूं और बता सकूं कि हमारे जो फैमिली वाले हैं, यानी कि जो वारदात तक फैमिली है, इसमें इस प्रदेश से लोग जुड़े हैं, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर राजस्थान, जहां से भी आप देख रहे हैं या फिर आप विदेश से देख रहे हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, प्लीज अपने नाम के साथ अपने देश का नाम या फिर अपने प्रदेश का नाम जरूर शेयर करें। साथ ही साथ एक विनती है, एक गुजारिश है कि जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बनारस की है। बनारस जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं और आकर के घूमने के लिए, देखने के लिए कि आखिर ऐसा बनारस में क्या है। बनारस दरअसल वहाँ पे उसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है, मस्जिद है, और वहाँ पर जैसे अलग अलग भी, जैसे कि ये बौद्ध जो है उनका भी मंदिर है, जैसे कि जो सारनाथ में पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि अलग अलग जगहों पे है। एक किला वहाँ पर है, भानगढ़ का किला, जिसकी एक कहानी मैं लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी प्रस्तुत करने वाला हूँ, आने वाला हूँ, और उसको आप लोग जरूर सुनिएगा। दरअसल उसमें होता कुछ यूँ है कि एक प्रेमी प्रेमिका जब उसके अंदर जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, यानी कि उसके अंदर ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद से जो भानगढ़ किले का जो सबसे एक तरह से कह लें जिसको हम भूत कहेंगे, वो उसके पीछे पड़ जाता है और यहीं तक उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। आखिर कब उस महिला का पीछा छूटता है, इसको जानने के लिए भी आपको उस कहानी को सुनना पड़ेगा। तो आप लोग उस कहानी को भी आप लोग जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल बनारस में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार के मुखिया राघवेंद्र होते हैं। राघवेंद्र जिनकी धर्मपत्नी का नाम गायत्री देवी, और उनके दो बेटे होते हैं। एक का नाम अरविंद होता है तो दूसरे का नाम रविंद्र होता है। ये 4 लोगों का ही बस परिवार होता है। परिवार बहुत ही ज़्यादा सुखी होता है और इनके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, चाहे पैसे की कमी हो या फिर धन दौलत की। किसी भी प्रकार से वो लोग कम नहीं थे, बल्कि इनके लोगों के पास अपार धन थे, और वो लोग एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे ही वक्त कट रहा था। जो परिवार वाले हैं उनको लगता है कि उनका जो बेटा है बड़ा, यानी जिसका नाम अरविंद है, उसकी शादी कर देनी चाहिए, और उसकी शादी के लिए लड़की खोजी जाने लगती है। और वो भी लड़की अलग अलग जगहों से खोजी जाती है, लेकिन कहीं पर भी लड़की नहीं मिलती है। दरअसल जो एक परिवार पसंद आता है, जो बनारस का ही रहने वाला होता है, बनारस के दरअसल पश्चिमी छोर का और रहने वाला होता है, और उस छोर से उस लड़की को मुझे पसंद किया जाता है, जिस लड़की का नाम रंजना होता है। रंजना, जिससे उस परिवार में यानी कि अरविंद से शादी फिक्स हो जाती है। शादी तो बहुत धूमधाम से होने लगती है और हो भी जाती है, और सब कुछ इनके जीवन में सही चलने लगता है। जब कुछ वक्त गुजरता है, यानी कि 1 साल का जब समय गुजर जाता है, जो सासू माँ है वो, यानी कि जो गायत्री है, वो कहती है कि अब
इस घर में किलकारियों की जरूरत है। इस घर में जो जरूरत थी वो सारी पूरी हो चुकी है, यानी कि बहू भी आ चुकी है और बस जरूरत है कि एक हमें पोते की, जो इस घर में जिसकी किलकारियां गूंजे, जिससे ये परिवार जो ये घर है वो गूंजता रहे। अब इसी को उम्मीद को लेकर के जो दोनों पति पत्नी है थोड़ा सा चिंतित रहने लगते हैं कि जल्दी से उनकी कोई ना कोई संतान हो जाए। अब इसी प्रयास में वो अपना निरंतर लगे रहते हैं। जब कुछ वक्त गुजर जाता है, यानी कि शादी के लगभग धीरे धीरे करते करते 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन घर में किलकारी तक गूंजने तो दूर की बात है, बल्कि घर में इसकी कोई दूर दूर तक आशंका ही नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन अब जो अरविंद है इसको इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब इसीलिए वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और जिस डॉक्टर के पास वो जाता है, वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर वो इलाज करवाता है। और इलाज करवाने के दौरान वो भी जो डॉक्टर है उस दवा ही देंगे और क्या ही करेंगे, और वो दवा देते भी हैं, लेकिन दवा से कोई भी सुधार नहीं होता है। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, सब कुछ धीरे धीरे बदल सा गया था, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं होती, कहीं पर कुछ भी हो नहीं पा रहा था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन कहीं से सफलता हाथ नहीं लग रही थी। अब इसलिए उसने तमाम पंडितों को भी दिखाना शुरू किया और तांत्रिकों के पास भी जाना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही जब वक्त कट रहा था, जब वो तांत्रिक के पास जाता है, लेकिन तांत्रिक के पास जाते जाते वहां पर भी कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैं जब ऐसी कहानियां लेकर के आता हूँ, जैसे जहाँ पर लोगों के बेटे की इच्छा होती है, तो फिर वहां पर जब उन जरूरतों के बारे में जब मैं बातचीत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें हैं जो इस दर्द से गुजरती हैं और इस पीड़ा से गुजरती हैं, या फिर जितने भी हमारे भाई हैं उनको ये लगता होगा कि उनके जीवन में इस प्रकार की अगर समस्या है। तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी सलाह देने की जरूर कोशिश करूंगा। आप लोगों को जो भी भाई कमेंट करेंगे, मैं उनको एक नंबर दूंगा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़, और आजमगढ़ में ही एक जगह लगती है, यानी जो पीजीआई हॉस्पिटल है उसी के तकरीबन 6-7 किलोमीटर की रेंज में है। एक डॉक्टर बैठते हैं जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, और वहाँ से आपको मैं पूरी कोशिश, पूरी 100% ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप वहाँ से अगर जा करके दवा लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा दिन दवा भी नहीं करनी पड़ेगी। यही कोई तकरीबन 2 या 3 महीने की दवा चलेगी, लेकिन आपको वहाँ से सफलता हाथ जरूर लग जाएगी। पहली बार में जो पति और पत्नी दोनों को डॉक्टर के पास जाना होता है। दरअसल जो डॉक्टर दवा देते हैं वो दोनों को खाना होता है, और वहाँ से जा करके फिर उनको सफलता हाथ लग जाती है। ऐसे जानने वाले हमारे अगल बगल के लोग हैं, और ख़ास तौर से मैं कहूँ तो फिर मेरे एक घर में भी मेरी जो बहन है उसको भी वहाँ से मैंने दवा खुद करवाई है, जिससे मैं इतने श्योरिटी के साथ आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप जा करके वहाँ से दवा लें। तो जिनको उनका नंबर चाहिए होगा वो हमें कमेंट कर देंगे, या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, वहाँ से बात हो जाएगी, और वहाँ से मैं मैसेज भी नंबर भी सेंड कर दूंगा और आपको एड्रेस भी बता दूंगा। इंस्टा का अगर लिंक चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से, मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ कि आप हमें फॉलो करें या फिर जो भी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप वहाँ से बस डायरेक्ट हमें मैसेज करिएगा और हम आपको नंबर भेज देंगे, आप उनसे डॉक्टर से डायरेक्ट बात करिएगा, वो आपको एड्रेस दे देंगे। खैर ये थी अलग की बात, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दर्द से पीड़ित हैं, इसलिए मैंने बताया उनको, और खास कोई मोटिव नहीं था बताने का। अगर मेरे एक बार बताने से, अगर आपके दवा जाके ले लेने से अगर आपका परिवार बच जाता है, एक टूटता हुआ परिवार, अगर बिखरता हुआ परिवार एकजुट हो जाता है, तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए, और इससे बड़ा पुण्य का काम क्या ही हो सकता है। दवा भी ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आप जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा और आपको वो दवा दे देंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल जब वो तांत्रिकों के पास जाता है, अलग अलग जगहों के पास जाता है, लेकिन कहीं से भी जब उसको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो इसलिए वो निराश सा हो जाता है और वक्त कटने लगता है। लेकिन जब कुछ समय जब बीतता है, तो जो रंजना है उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम रजनी होता है। रजनी बताती है कि जो वो एक ऐसे बाबा को जानती है, जो बाबा दवा बहुत अच्छी देता है, यानी कि जो झाड़ फूक वाली दवा है, जो दवा बहुत अच्छी देता है, और उस दवा को लेने के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, ऐसा वो रजनी बताती है। अब जब रजनी की बात रंजना सुनती है, तो फिर थोड़ा सा उसको यकीन होता है, और वो अपनी सासू माँ से कहती है, यानी कि गायत्री से अपनी बात को शेयर करती है, और बताती है कि जो मेरी दोस्त है रजनी, वो बता रही है कि उसको फायदा हुआ है और उसकी औलाद भी हुई, और वो जो तांत्रिक है वो कहीं और नहीं बल्कि अपने ही बनारस के रहने वाले हैं, और कोई भी दिक्कत होगी तो हम उन्हें मिल भी सकते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर हम लोगों ने सारी जगह दवा देख ली, दुआ देख ली,
तांत्रिकों के पास बहुत सारे गए, लेकिन कहीं से भी जब हमको कोई सफलता हाथ नहीं लगती है तो क्यों ना उस तांत्रिक के पास ही चल लेते हैं और देखते हैं कि आखिर जो तांत्रिक है वो क्या बताते हैं। अब इसीलिए वो तांत्रिकों के पास जाने की सोच लेती है। दरअसल जो तांत्रिक होता है जिसका नाम केतु स्वामी होता है, केतु स्वामी के पास वो जाने की जब सोचती है और भी वो लोग उस तांत्रिक के पास जाते भी हैं और उससे मिलते हैं। बनारस के एक घाट है, यानी कि जो शमशान घाट है, उसी घाट पे जो तांत्रिक है वो मिलते हैं। दरअसल तांत्रिकों की जो प्रक्रिया है वो रात में ही शुरू होती है। एक हमारे दोस्त है जिनका चैनल है DS हिस्ट्री करके, ऐसा कुछ है चैनल है उनका। तो एक बार उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया था कि आप आइए तांत्रिकों की वो वीडियो ही शूट करते हैं। जब तांत्रिकों के पास जाते हैं और रात को काफ़ी भयानक दृश्य होता है, वो वाकई देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर से शरीर पूरा कांप जाता है। एक बार जब उन्होंने बुलाया तो मैं गया भी था, रात में उनका शूट हो रहा था, तो उसी शूट पे जब मैं गया था तांत्रिक के पास, तो फिर जो तांत्रिक थे, जो तांत्रिक वो अघोरी थे, और जो अघोरी जो पूजा कर रहे थे वाकई, जिसको देखने के बाद फिर मैंने कान पकड़ लिया कि मैं आज के बाद कभी इस पूजा में शामिल ही हूँगा, मैं यहाँ पे कभी आऊँगा ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे भूतों की प्रक्रिया होती है, भूत भगाने की और भूतों को नचाने की, और मैंने साक्षात देखा था। तो आप वहाँ पे अगर चाहें तो आप रात में अघोरी से आप कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिर उनके पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वो आपको सारी प्रक्रिया दिखाते हैं। खैर हम लोग तो प्रमोशन के लिए जाते हैं वहाँ पे, और हम लोगों को क्या ही उससे मतलब है, प्रमोशन के लिए जाते हैं, पैसे मिलते हैं, प्रमोशन करते हैं, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। तो दरअसल जो रंजना है, रंजना जाती है और अपनी सास के साथ, गायत्री के साथ, और उस घाट पे पहुंचती है। घाट पे तो पहुंच जाती है और वहाँ पर जो बताया गया तांत्रिक रहता है, जो जिसको रजनी ने बताया रहता है, खैर रजनी भी साथ में रहती है। रजनी जाती है और उसको मुलाकात करवाती है, और मुलाकात जब हो जाती है तांत्रिक से, और तांत्रिक उन लोगों को जब देखता है, यानी कि जो रंजना को देखता है, तो देखता ही रह जाता है। उसकी जो खूबसूरती थी वाकई अपने आप में काबिले तारीफ थी। अब कहीं ना कहीं तांत्रिक उस महिला का, यानी कि रंजना का दीवाना हो जाता है। वो सोचता है कि अरे यार, ये काश अगर मेरी होती, ये सोच करके वो पागल सा होने लगता है। लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है कि वो एक विधि करेगा और उसको उन लोगों को कल आना पड़ेगा। उसने एक बकायदा एक अपना पूरा जो प्रोफार्मा होता है तैयार करता है, और तैयार करने के बाद से वो बताता है कि ये सारी सामग्री है, उस सामग्री को लेकर के कल सुबह 10 बजे आना है। अब जो गायत्री होती है, यानी कि जो रंजना की सास होती है, वो कहती है कि ठीक है, और उसको जब बताए गए सारे सामान को बाजार से लेकर के पैक करवाती है, और पैक करवा करके बताए गए ठीक समय पे, यानी कि 10 बजे ही लेकर के उस घाट पे पहुंचती है, और सुबह में वो प्रक्रिया शुरू होनी होती है। अब जो तांत्रिक होता है, जो उन दोनों को लेकर के एक सुनसान जगह पे जाता है, यानी कि एक कमरे में जाता है, और वहीं पर बहुत सारे आग जल रही होती है और बहुत सारी सामग्री रखी होती है। वहीं पर पूजा की विधि शुरू करता है, और विधि जो थी वो पूरे दिन चलती है। पूरे दिन सब कुछ जो प्रक्रिया होती है वो चल रही होती है, और जब रात होती है, यानी कि अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की ठीक रात के जब 11:20 हो रहे होते हैं, तो वो कहता है कि मैं इस लड़की को लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से दूर जा करके एक साधना करनी है जो खुले आसमान में करनी है, और वो भी समुद्र के नदी के ठीक दूसरे साइड पे करनी है। तो वो कहती है कि ठीक है चलिए। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, अगर तुम जाओगी वहाँ पर तो इसमें विघ्न पड़ेगा, अब इसीलिए तुमको नहीं जाना है। वो कहते हैं कि ठीक है। आखिर वो कर भी क्या सकती थी, वैसे भी अघोरी को देख करके, तांत्रिक को देख करके उसकी वैसे ही फटी पड़ी थी। अब वो महिला वहीं पर शांति से बैठ जाती है, और वो उसकी बहू को लेकर के, यानी कि रंजना को लेकर के तांत्रिक वहाँ से चला जाता है, और लेकर के जाता है, और फिर वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। रात के लगभग जब 11:50 होते हैं, और वो प्रक्रिया तुल पकड़ लेती है और चलने लगती है। अब जो तांत्रिक है एकाएक करके अपने शरीर से सारे कपड़े को खोल देता है, उतार देता है, और वो जोर जोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और अपनी जो पूजा की विधि है उसको बढ़ा रहा होता है आगे। अब जैसे ही वो कपड़े उतारता है, महिला देख करके थोड़ा सा डर सी जाती है, भयभीत हो जाती है, क्योंकि उसके जो रूप रंग था शरीर का वो अलग ही तरीके का था। एक तो वो काला था, ऊपर से अलग अलग तरीके के उसने कलर लगा रखे थे, अलग अलग तरीके की जो उसने अपनी बॉडी की बनावट कर रखी थी। उसको देख करके तो रंजना पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन अब उसके मन में एक और डर सता रहा था कि आखिर अब क्या होगा। तांत्रिक गुस्से में था, अपनी पूजा को संपन्न कर रहा था, और जब वो खड़ा होता है बिना कपड़ों के, तो वो कहता है कि एक काम करो, अपने शरीर से कपड़े उतारो। तो कहती है बाबा मैं क्यों कपड़े उतारूं। लेकिन जब वो ऐसे ही बोलती है, तो फिर जो तांत्रिक है उसको गुस्सा आता है, वो जोर से डांटता है,
और जैसे वो डांटता है, जो महिला है वो डर से जाती है। और जैसे महिला डरती है तो फिर वो उसने अपने बदन से एक एक कपड़े को हटा दिया और उसके सामने पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाती है। अब जैसे निर्वस्त्र हो जाती है, तांत्रिक उसके पास आता है और वहीं पर रखे चद्दर पे उसको लिटा देता है, पटक देता है और उस महिला के साथ उससे कहता है कि तुम्हें बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं दूंगा। और वो उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो ये प्रक्रिया करके लगभग 3 घंटे तक चलती है, यानी कि 12 से लगभग 3 बजे तक उस महिला के साथ वो शारीरिक शोषण करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। जब मन शांत हो जाता है फिर वो उठता है और फिर अपने पूजा विधि पर बैठ जाता है और पूजा विधि पर बैठते ही उस महिला को कहता है कि इस चद्दर पे लेटी रहना, उठना नहीं। और वो उस महिला को वहीं पे लिटाया रहता है और उसके बाद अपने तंत्र मंत्र से, अपनी विद्या से वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि उस महिला के कोई पैर को ऐसा लग रहा था कि पकड़ करके फैला दिया अजीब तरीके से। और उसको लगता है उसके हाथ दोनों ऊपर हो जाते हैं और ऊपर जाकर के हाथ को ऐसा लग रहा है कोई पकड़ लिया है। और ये कोई और नहीं बल्कि कोई आत्मा होती है जो इस प्रकार का कांड कर रही थी, इस प्रकार का कृत्य कर रही थी। और उस महिला के साथ वो आत्मा अनैतिक तरीके से संबंध बनाने लगती है और वो संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो बहुत ही लंबा चलने लगता है। ऐसे ये सिलसिला चल रहा था। जब कुछ वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ जब पूरी रात निकल जाती है, सुबह को लेकर के वो अपनी बहू के उस महिला को यानी रंजना को लेकर के उसके पास आता है, गायत्री के। और गायत्री के जब पास आ जाता है तो फिर लेकर के गायत्री अपनी बहू को घर चली जाती है। लेकिन जब इधर रंजना घर पहुंचती है तो वो बेहद शांत रहने लगती है और वो इस कदर शांत रहती है कि वो किसी से कुछ ना ही बोलती थी, ना ही कुछ चालती थी। अब वो जब अरविंद वो देखता है कि उसकी जो धर्मपत्नी है वो इतना शांत क्यों रह रही है, उसने उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो रंजना इस बात को टाल देती है और वो कुछ बताती नहीं है। लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था। अब इसलिए वो अपनी पत्नी से बार बार जब पूछता है, प्रेशर दे करके पूछता है, तो जो उसकी पत्नी है वो सारी बातें बता देती है कि तांत्रिक ने उसके साथ ऐसा ऐसा कृत्य किया, ऐसा ऐसा कांड किया है। अब उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा डांटता है और अपनी पत्नी को लेकर के वो सीधा नज़दीकी थाने में पहुँचता है। और थाने में पहुँच करके जो सारी बातें हैं और उन सारी बातों को वो वहाँ के जो एसओ होते हैं, जिनका नाम रविंद्र कुमार चौरसिया होता है, उनसे सारी बातें बताता है। और बताने के बाद से जो एसओ साहब होते हैं उन्होंने बाकायदा एफआईआर लिखी और एफआईआर लिखने के बाद उस बताए गए तांत्रिक की जगह पे वो पहुंचते हैं और रेड मारते हैं। तो वहाँ पर उस महिला की जो माफी जाती है, जो तांत्रिक था उसका पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर उसकी लोकेशन खंगाली जाती है और लोकेशन खंगालने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है और 1 हफ्ते बाद तांत्रिक का पता चलता है कि जो तांत्रिक है वो फरार चल रहा है। लेकिन कहीं भी कुछ जब सुराग हाथ नहीं लगता है तो जो एसओ साहब है उन्होंने 2 टीमें गठित की और उन टीमों में अलग अलग जो टीमें थी अलग अलग हिस्सों में अपना सर्च कर रहे थे। और उनको ये पता चलता है कि जो तांत्रिक है वो अभी फिलहाल गाजीपुर में है। अब जैसे गाजीपुर में बात पता चलती है तो फिर जो पुलिस की टीम है वहाँ पर मौके पर गाजीपुर पहुँचती है और वहाँ से उस तांत्रिक को उठा लेती है। और पता चलता है कि उसने ऐसी ही जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उस तांत्रिक ने ये कोई पहली लड़की नहीं थी, बल्कि इसने ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ तकरीबन 300 से ऊपर लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध बनाए थे। और उन लोगों के साथ ऐसे ही बच्चा पैदा करने के नाम पे उनके साथ शोषण करता है और उसके बस में एक आत्मा होती है और उस आत्मा के साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाता था और उस आत्मा से भी बनवाता था। अब पुलिस उसको हिरासत में लेती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और फिलहाल जो वो है अब शायद जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा, कभी जीवन में बाहर नहीं आएगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी और शायद इसमें ऐसा किसी को साथ ना हो, इसलिए मैंने आपको एक नंबर भी दिया है। आप शायद जा करके अगर बात करना चाहें उस डॉक्टर से तो बात कर लेंगे। डॉक्टर बुरे आदमी नहीं है, बिल्कुल साफ दिल के इंसान है और वो आपको बहुत ही अच्छी दवा देंगे। और आप जा करके अगर आप उन्हें हमारी फ़ोटो दिखाएंगे तो शायद वो आपको अब बहुत अच्छी से अच्छी दवा प्रेफर करेंगे और उनसे मेरा जो ताल्लुकात है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप जाएंगे तो शायद वो मुझे डायरेक्ट कॉल भी करेंगे और मुझसे बात भी कर लेंगे कि मैंने उन्हें आपको भेजा है और आप मुझसे बात करिएगा जा करके। नंबर के लिए आप हमें मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी मैसेज मैं नंबर दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे नंबर देने में थोड़ी दिक्कत ये होती है, कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो फिर वो लोग फ़ोन करके परेशान करने लगते हैं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम प्रेफर कर रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिएगा और वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे साथी जिन्होंने मैसेज करा भी था और उनको नंबर मिला भी है, तो आप वो लोग जाकर के वहाँ पे दवा भी लिए हैं, शायद आप उन लोगों को पता भी चला होगा। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।